हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका अंक 7 से लिया गया है, जो कि 3 अलग अलग स्पीड में होगा, जो कि रहने वाली हैं 80 शब्द प्रति मिनट, 90 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा आपको अन्य प्लेलिस्ट जैसे कि अन्य आनंद मासिक पत्रिका के अंक के डिक्टेशन और न्यूज़पेपर डिक्टेशन, 10 मिनट नॉन स्टॉप डिक्टेशन, रामधारी गुप्ता खंड 1, रामधारी गुप्ता खंड 2 के डिक्टेशन की प्लेलिस्ट की लिंक भी नीचे मिल जाएगी। और आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, मुझे आशा है कि नरेश ऐसे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। हमारे समाज में समतावादी प्रक्रिया चल रही है, जो ऊंच नीच और वर्गगत भेदभाव को समाप्त कर रही है। कतिपय शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो अपरिवर्तनीय और अजेय होती हैं। हम चाहें तो उनकी उपेक्षा करें या उनका सम्मान करें, जिसका परिणाम होगा कि हम मिट जाएंगे, अथवा हम उन्हें यथार्थ रूप में स्वीकार करें तथा उन्हें कोई दिशा देने का प्रयास करें। मुझे स्वीकार करना होगा कि बहुसंख्यक नरेशों ने दूरदर्शिता से काम लिया है और परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित किया है, और मैं यह भी स्वीकार करूंगी कि उन्होंने देशभक्ति की भावना से स्वतंत्रता के बाद देश की राजनीतिक एकता को संभव बनाने में अपना योगदान दिया है। बाद में सद्भावना के साथ प्रयास किए गए कि वे स्वेच्छा से अपने विशेषाधिकार त्याग दें। कुछ ने इसका तत्काल अनुकूल प्रत्युत्तर दिया, लेकिन कुछ अन्यों ने समान रूप से प्रत्युत्तर नहीं दिया। वे इसका एहसास करने में असफल रहे कि जब किसी आगत क्षण का लाभ न उठाया जाए तो वह फिर लौटकर नहीं आता। मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा रही हूँ। अगर यह समस्या बातचीत द्वारा हल हो जाती तो मुझे प्रसन्नता होती। कुछ बातचीत हुई भी थी, लेकिन हमारे और उनके विचारों में खाई इतनी चौड़ी थी कि कोई समान हल नहीं मिल पाया। फिर भी समाधान को अनिश्चित काल के लिए नहीं टाला जा सकता था। मैं फिर वही कहना चाहूँगी जो मैंने पहले कहा था कि किसी नरेश या जिस व्यवस्था के वे अंग हैं, उसके विरुद्ध हमारे मन में कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। हमारा झगड़ा, अगर आप उसे झगड़ा ही कहना चाहें, तो एक ऐसी प्रथा के विरुद्ध है जिसकी कोई सार्थकता हमारे या किसी भी अन्य समाज में शेष नहीं रह गई है। हमारे देश में समान धर्मी लोगों के एक महान समुदाय का जन्म हो रहा है, और मैं नरेशों का आह्वान करती हूँ कि वे अतीत के प्राधिकारों की जकड़ से छूटकर इस समुदाय में शामिल हो जाएं।
एक ऐसा भी समय था जब श्रेष्ठता की माप पद या धन से होती थी, लेकिन आज हमें अपनी योग्यता दिखाने की गुंजाइश बहुत व्यापक, बल्कि मैं कहूँगी कि प्रायः असीम हो गई है। मैं सोचती हूँ कि राजभत्ते और विशेषाधिकारों की समाप्ति का यह विधेयक इतिहास की भावना का प्रतीक है। महोदय, भूमि, वायु, जल, पेड़-पौधे, जीव-जंतु आदि सभी पर्यावरण के विभिन्न और महत्वपूर्ण घटक हैं। इनमें से यदि किसी भी घटक का संतुलन बिगड़ता है तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है। अन्य शब्दों में प्रकृति द्वारा व्यवस्थित जल, थल और वायुमंडल जैविक के अस्तित्व लिए एक विशेष संतुलन बनाए हुए हैं, और जब प्रकृति की इस व्यवस्था में मानव सृजित कारणों से व्यवधान उत्पन्न होता है व प्रतिकूल परिवर्तन होते हैं, तो यह प्रदूषण है। मानव शुद्ध वातावरण में रहने वाला जीव है। पीने के लिए शुद्ध पानी, सांस लेने के लिए शुद्ध हवा और आसपास का स्वच्छ स्थान मानव जाति के विकास एवं अस्तित्व के लिए अति आवश्यक है। इस प्रकार पर्यावरण का मानव जाति के साथ साथ प्रकृति से सीधा संबंध है। कल-कल करती नदियाँ, झरने, घने जंगल, वन एवं खेत सदियों से मानव की संपत्ति रहे हैं और इनका उपयोग कर मानव इनसे लाभ उठाता रहा है। हमारी संस्कृति नदियों के किनारे एवं वनों के सुरम्य वातावरण में ही विकसित हुई है। जंगल, जिनसे हम ईंधन, फल फूल, पत्ते, बेल, कत्था, लाख, गोंद, अनगिनत जड़ी बूटियां आदि प्राप्त कर आर्थिक लाभ उठाते हैं, तो दूसरी ओर ये जंगल ही पर्यावरण का संतुलन भी बनाए रखते हैं। प्रकृति ने हमें शुद्ध जल एवं वायु दोनों की असीम मात्रा में प्रदान किए हैं, लेकिन जनसंख्या में निरंतर वृद्धि, विज्ञान के विकास से अनियोजित औद्योगिकीकरण और निरंतर घटते हुए जंगल कुछ प्रमुख कारण हैं, जिनसे हमारे पर्यावरण पर विपरीत असर पड़ा है। इनके अतिरिक्त डीजल पेट्रोल से चलने वाले वाहनों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि, कृत्रिम उर्वरकों व कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग आदि से जहां मानव की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और राष्ट्र का आर्थिक विकास संभव होता है, वहीं पर्यावरण संबंधी समस्याओं के लिए ये ही कारण जिम्मेदार हैं, जिनसे मानव के स्वास्थ्य और उसके सुखी जीवन पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। प्रदूषण को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य गैसों की एक निश्चित मात्रा है। प्रकृति द्वारा व्याप्त जब इस संरचना में परिवर्तन होते हैं, तो यह वायु प्रदूषण है। बढ़ती हुई जनसंख्या, कल कारखानों की चिमनियों से निकलने वाली विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें एवं यातायात व
परिवहन के साधनों से निकलने वाला धुआं कुछ प्रमुख कारण हैं वायु प्रदूषण के। महोदय, सदन में जो विधेयक इस बार रखा गया है उसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं। ये परिवर्तन उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी को ध्यान में रखकर किए गए हैं। संविधान में संशोधन के लिए यह विधेयकों की तीसरी श्रृंखला है। जैसा कि सदन को मालूम है, इन सभी विधेयकों का उद्देश्य हमारे समाज में असमानताओं का कम करना है। स्वतंत्रता के बाद से हम पुरानी असमानताओं और सामाजिक भेदभाव को एक एक करके दूर करते रहे हैं और समतामूलक समाज के निर्माण की दिशा में यह एक और कदम है। सदन को मालूम है कि विरासत में मिले विशेष दर्जे, कार्य या जिम्मेवारी से असंबद्ध विशेषाधिकारों तथा समुचित आधार के बिना ही प्राप्त छूट और सुविधाओं के विरुद्ध देश में तीव्र भावना पाई जाती है। हमने इस प्रकार की निहित स्वार्थ से संबद्ध बातों को समाप्त करने के लिए कई प्रकार के उपाय किए हैं। अन्यत्र जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। व्यापारिक अधिपतियों की आर्थिक शक्ति पर अंकुश लगाया जा रहा है। इसलिए यह न्यायोचित है कि सामंती नरेशों से कहा जाए कि वे भी अपने विशेषाधिकार त्याग दें। स्टॉप।